हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस द्वारा चलाई जा रही मध्य प्रदेश सीरीज के अंतर्गत अगला टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 10 संभाग पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो अगर भौगोलिक विभाजन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर हमने टोटल 7 भागों में बांट के रखा है। तो कुल 7 भाग हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक आधार पर, उनको हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व कुछ छोटे छोटे तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 का जब इसका गठन हुआ, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जब हुआ, तो उस समय मध्य प्रदेश में, यानी उससे पहले 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितने भौतिक विभाजन थे। जैसे आज के टाइम पे 7 हैं, उस प्रकार जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 2000 से पहले मध्य प्रदेश में भौतिक विभाजन की संख्या थी 9 भौतिक विभाजन उस समय हुआ करते थे। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 2000 में, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ को हमने 2 भौतिक विभाजन को दे दिया उसको, और उसके बाद मध्य प्रदेश के पास कितने भौतिक विभाजन शेष बचते हैं? 7। तो यहां पे एक चीज और लिखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ को हमने कितने भौतिक विभाजन दे दिए? तो छत्तीसगढ़ को दे दिए हमने 2 भौतिक विभाजन। 2 भौतिक विभाजन हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। ये 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो है महानदीवेशन क्षेत्र, और दूसरा हमने दे दिया दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र, तो ये 2 क्षेत्र हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को। अब इसके बाद हमारे पास बचते कितने शेष हैं? तो हमारे पास बचते हैं टोटल 7। तो 9 में से -2 हो गए, हमारे पास बचे 7 भौतिक विभाजन। तो अगर कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को कुल 7 भौतिक विभाजन में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं आगे। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये जो 7 भौतिक विभाजन है, इनको भी हमने 3 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है। तो अगर कोई पूछेगा कि मुख्यतः मध्य प्रदेश के कितने भौतिक विभाजन है, मुख्यतः यानी जब बात हो रही हो कि मुख्यतः यानी मुख्य भागों में कितने बांटा गया है, तो मुख्य मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं? मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन जो है वो कितने हैं? तो वो है 3। ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यतः मध्य प्रदेश के कितने भौतिक विभाजन है, यानी मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया भौतिक रूप से, तो वो बांटा गया है 3 भागों में। ये एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन 2017 में, और इसी का एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया है। तो एक बात पूछी है उसी एग्जाम में, एक बात पूछी थी कि मुख्यतः कितने भागों में बांटा है। तो मुख्यतः अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे 3, और अगर पूछेगा कुल कितने भौतिक विभाजन में बांटा है, तो हम बताएंगे 7। तो कुल 7 हैं और मुख्यतः 3 है। अब वो वर्गीकरण यानी वो विभाजन कौन सा है उसको हम देखते हैं पहले। तो कुल जो 3 आपके मुख्य भौतिक विभाजन है वो कौन कौन से हैं? तो पहले हम मुख्य पढ़ेंगे, और जो मुख्य हैं उसी के अंदर आपके और भी भौतिक विभाजन है उनको हम देखेंगे। मुख्य भौतिक विभाजन में पहला जो विभाजन हमारा आता है वो आता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, ये पहला भौतिक विभाजन है। दूसरा भौतिक विभाजन है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नहीं सॉरी, दूसरा आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र। और जो तीसरा विभाजन आएगा वो आएगा पूर्व का क्षेत्र, जिसको हम बोलेंगे पूर्वी पठार, या फिर बोलेंगे उसको बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार कहेंगे तीसरा विभाजन। तो मुख्यतः ये होगा 3 विभाजन। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा पहला विभाजन है मध्य उच्च प्रदेश, उसको भी हमने 5 उप विभाजन किए हैं।
यानी मध्य उच्च प्रदेश के 5 उप विभाजन हैं। उप विभाजन कौन कौन से हैं इसके 5, उनको भी हमें लिखना है। तो पहला उप विभाजन है आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये पहला उप विभाजन है। दूसरा जो उप विभाजन है वो है हमारा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तीसरा इसका विभाजन है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। चौथा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा विभाजन जो है वो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। इस प्रकार मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश भाग को हमने 5 उप विभाजन में बांटा, यानी उप भागों में बांटा है। वो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। 5 विभाजन ये हो गए। इसके बाद इसी के अंदर अगर देखें तो 6वां विभाजन हो जाएगा सतपुड़ा मैकल और 7वां हो जाएगा पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठार। इस प्रकार अगर मुख्य भाग देखें तो वो मुख्य भाग कितने हैं, 3 हैं। और अगर कुल भाग देखें तो 5, 6 और 7, तो मुख्य भाग 3 और कुल भाग 7। इस तरह से हो जाएगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। अब हम बात करते हैं मैप में। मैप में हम देखें कि जो हमारे 7 भौगोलिक विभाजन हैं वो कहां कहां पर स्थित हैं, उनको हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। सबसे पहले आप आइए हम चलते हैं मध्य उच्च प्रदेश क्षेत्र में। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन है, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो क्षेत्र है यह है मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कहलाएगा मालवा का पठार। तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। दूसरा भाग है हमारा मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, ये हो जाएगा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ये हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद है अगला रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा ये वाला हिस्सा, रीवा पन्ना का पठार। तीसरा हिस्सा हो जाएगा बुंदेलखंड, अगला चौथा हिस्सा हो जाएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड हो जाएगा। और जो अगला 5वां हिस्सा है वो हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो 5 उप विभाजन हैं वो हैं मध्य उच्च प्रदेश के। तो मध्य उच्च प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। यानी नर्मदा सोन घाटी से ऊपर का जितना भी क्षेत्र है वो आ रहा है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा इसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, मध्य उच्च प्रदेश कहेंगे। और अगर अलग अलग भागों में कहेंगे तो ये 5 प्रकार को हमें पढ़ना है। इसके बाद आता है सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में बिल्कुल नीचे की साइड एक पर्वत श्रेणी गई हुई है, यहां से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश को लेते हुए इसको बोलेंगे हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये हो जाएगा। इसके बाद है पूर्वी पठार यानी पूर्वी हिस्सा। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में ये आता है आपका बघेलखंड, बघेलखंड। तो अंतिम वाला क्षेत्र हो जाएगा बघेलखंड। इस प्रकार ये हमने देखे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 7 भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं। अब इन भौतिक विभाजन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश को। इसके बाद क्रम वाइज हम एक एक भौतिक विभाजन हमारा पढ़ते चलेंगे और उनका डिटेल जो है वो देखते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य उच्च प्रदेश के बारे में और फिर उसके उप विभाजन को हम धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। तो पहला है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो
तो मध्य उच्च प्रदेश हमने देख लिया कि जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा वो मध्य उच्च प्रदेश में आ जाएगा। इसके अंतर्गत 5 हमारे उप विभाजन भी आ जाएंगे। अब हम इसकी एक एक करके चर्चा करें। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला अधिकांश हिस्सा है वो किस में आ रहा है, मध्य उच्च प्रदेश में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का 2/3 क्षेत्र, मध्य प्रदेश का 2/3 क्षेत्र कौन घेरे है, मध्य उच्च प्रदेश घेरे है। तो मध्य प्रदेश का 2/3 हिस्सा है, मध्य प्रदेश का 2/3 हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके निर्माण की। मध्य उच्च प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, यानी किन चट्टानों के द्वारा हुआ। खैर चट्टानों वाला एक अलग से ही हमारा टॉपिक रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो भूगर्भिक क्षेत्र है उसमें हम पढ़ेंगे, मगर यहां पे केवल देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उच्च मध्य प्रदेश है उसमें कौन कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका निर्माण हुआ है आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन। उसके बाद जो विंध्य प्रदेश है, देखिए इसमें ही विंध्य प्रदेश भी आ रहा है, बीच वाला क्षेत्र जो है ना यहां पे आ जाएगा विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र भी आ रहा है, तो आर्कियन चट्टानें भी हो जाएंगी, विंध्य क्रम की चट्टानें भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। जो हमारा दक्षिणी भाग रहेगा वो दक्षिणी भाग रहेगा दक्कन ट्रैप की चट्टानों का हिस्सा। तो अगर बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश की तो वो बना है लगभग 4 प्रकार की चट्टानों से, आर्कियन युग, विंध्यन क्रम और धारवाड़ क्रम और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। इसके बाद हम बात करें इसकी आकृति की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो आकृति है ये किस प्रकार की आकृति मिल रही है हमें, एक त्रिभुज की आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। तो अगर बात करेंगे इसके ज्यामितीय आकृति की, ज्यामितीय आकृति कैसी है इसकी, मध्य उच्च प्रदेश की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो यह है एक त्रिभुज आकार की, त्रिभुज आकार की। यहां से देखो आप, नर्मदा सोन घाटी यहां तक गया, फिर ये इधर तक आया और फिर ये इधर आ गया, तो एक त्रिभुज बनेगा। अगर इसको देखा जाए तो एक त्रिभुज के रूप में है ये। तो अगर पूछेगा मध्य उच्च प्रदेश किस आकृति की तरह दिखता है, तो ये है आपका त्रिभुजाकार। इसके बाद फिर हम बात करें इसके विस्तार की, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए विस्तार अगर आपने मैप अच्छे से याद रखा है तो विस्तार बहुत ही आसान है। विस्तार में हम देखेंगे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में कहां तक फैला है, पूर्व में कहां तक है और पश्चिम में कहां तक है। सबसे पहले बात करें हम उत्तर में। उत्तर में ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उत्तर में जो आपका यमुना नदी, यहां पे आप देखोगे तो इस साइड एक नदी जाती है, उसको बोलते हैं यमुना। तो यमुना नदी का जो मैदानी क्षेत्र है यहां से स्टार्ट होगा और जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है इससे ऊपर तक का हिस्सा कहलाएगा मध्य उच्च प्रदेश। तो उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक, उत्तर में यमुना के मैदान से दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक। और अगर पूर्व की बात, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यहां पर जो श्रेणियां मिलती हैं वो मिलती हैं अरावली की श्रेणियां। तो यहां पर कहेंगे कि पश्चिम में अरावली श्रेणी से पूर्व में यहां पे हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलता है छोटा नागपुर का पठार। तो यहां पर पूर्व में कहां तक, छोटा नागपुर के पठार तक, छोटा नागपुर का पठार तक फैला हुआ है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। तो विस्तार की बात कर ली हमने, ऊपर यमुना के मैदान से। अच्छा, कभी कभी यमुना का मैदान ना कह के वो 2-3 बातें और कह देगा, तो अगर यमुना का मैदान ना आए तो और क्या क्या आएगा वो भी लिख लें। आ सकता है गंगा का मैदान, क्योंकि यमुना जो है वो गंगा की ही सहायक है, तो गंगा का मैदान भी उसको कह सकता है। या फिर गंगा का मैदान नहीं कहेगा तो कहेगा चंबल घाटी, चंबल, क्योंकि यहां से हम देखेंगे तो हमारी नदी निकलती है चंबल नदी।
तो चंबल भी कह सकता है। तो जैसा ऑप्शन में आएगा उसके हिसाब से आपको लगाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि भौतिक आधार पे वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये बात हो गई आपकी विस्तार की। अब विस्तार हो गया हमारा। इसके बाद इसको हम देखें तो ये जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। सर्वाधिक जलप्रपात मतलब बहुत ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आप देखना रीवा पन्ना का जो क्षेत्र है, रीवा में बहुत सारे जलप्रपात, चचेई वगैरह बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसी में आपकी बहुत सारी नदी घाटियां जो हैं उनका भी विकास हुआ है। तो सर्वाधिक जलप्रपात, सर्वाधिक नदी घाटियां, नदी घाटियों में देखोगे आप तो यहां से चंबल निकल रही है, बेतवा, केन और बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, पार्वती, काली सिंध, इस तरह की बहुत सारी नदियां आपके मध्य उत्तर प्रदेश से होकर निकलती हैं। तो नदी घाटियों का विकास यहां पर हुआ, तो जलप्रपातों का विकास यहां पे हुआ, नदी घाटियों का विकास हुआ और बहुत सारी मैदानी भागों का विकास हुआ, क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर उनका विकास हुआ। तो सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटियां और मैदानों का विकास हुआ इस क्षेत्र में। तो ये इसके विकास की बात हमने कर ली। तो अभी यहां तक देखना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते चलना, क्योंकि हम हर फैक्ट कवर कर रहे हैं, साथ साथ में सारी चीजें कवर करेंगे। आगे चल के जो डिटेल जितनी भी होगी डिटेल हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी डिटेल आपको एक साथ मिल जाए, क्योंकि बुक्स में देखोगे आप तो बहुत कम आपको मटेरियल वहां मिलेगा। यहां पे आपको एक साथ मटेरियल सारा का सारा मिलने वाला है। तो क्लास को कंटिन्यू देखते चले और लाइक शेयर करते चले, आगे बढ़ाते चले क्लास को। जितना आप उसको फैलाएंगे उतना ही लोगों को फायदा होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो देखिए आगे अब क्या होगा। अगला जो इसमें हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं वो है मध्य उच्च प्रदेश के बीच वाले हिस्से से, यहां इस वाले हिस्से से एक पर्वत श्रेणी गई हुई है, हम जिसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो हम लिखेंगे कि मध्य उच्च प्रदेश के बीच से या मध्य उच्च प्रदेश से कौन गुजर रहा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजर रही है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी इससे गुजर रही है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। किसकी सबसे ऊंची, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ये स्थित है इस प्रदेश में, मध्य उच्च प्रदेश में। तो एक तथ्य हमें ये याद रखना है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ये जो क्षेत्र है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, ये गंगा नदी के बेसिन क्षेत्र में पड़ता है। बेसिन क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए समझिए बेसिन क्षेत्र को, जैसे हमारा वॉश बेसिन होता है, सुना है आपने वॉश बेसिन होता है जहां हम हाथ धोते हैं, तो हाथ धोते हैं उसको भी वॉश बेसिन कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेसिन का मतलब ये होता है कि जहां जहां तक पानी फैल रहा है, जहां जहां तक पानी फैल रहा है वो पानी सिमट के सब कहां आ रहा है, एक जगह आ रहा है, इस नाली के अंदर। इसी प्रकार नदी में क्या होता है कि नदी का पानी जहां जहां से इकट्ठा होके नदी में आएगा उस पूरे क्षेत्र को कहेंगे नदी का बेसिन क्षेत्र। तो जो हमारी गंगा नदी है, आप यहां यमुना देख लिए, इसके बाद और देखोगे तो यहां पर क्या मिलेगी, गंगा नदी। तो जो गंगा नदी है उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी के इस साइड के हिस्से से जितनी भी नदियां आकर मिल रही हैं वो सब नदियां या तो यमुना में जा रही हैं इनडायरेक्टली गंगा में, और या फिर डायरेक्टली कहां मिल रही हैं, गंगा नदी में आके मिल रही है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है कौन सा वाला, मध्य उच्च प्रदेश, ये गंगा बेसिन का क्षेत्र है, गंगा बेसिन का क्षेत्र। और यही क्वेश्चन आपके अभी वर्ग 2 में पूछा गया था, संविदा वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बताइए गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र किस प्रदेश को कहा जाता है। तो गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र कहा जाता है, गंगा का बेसिन क्षेत्र कहा जाता है किसको, आपके मध्य उच्च प्रदेश को। तो ये हो गया हमारा बेसिन प्रदेश की बात। इसके बाद
नदियां और लिख लें कि कौन कौन सी नदियां इस प्रदेश से होकर गुजर रही हैं या यहां से निकल रही हैं। सबसे पहली बड़ी नदी आ जाएगी आपकी चंबल। चंबल नदी याद होगा, जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है, तो चंबल इसकी एक नदी हो जाएगी यहाँ की। फिर हो जाएगी काली सिंध, काली सिंध भी यहीं की है। बेतवा यहां से निकल रही है, बेतवा हम पढ़ेंगे। पार्वती नदी, पार्वती, तो काली सिंध, बेतवा, पार्वती, एक होती है केन नदी। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां इस क्षेत्र से आपके निकल रही हैं। तो ये तो हो गया हमारा मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्र। अब मध्य उच्च प्रदेश के अंदर जो हमने 5 उप विभाजन पढ़े हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हम एक एक टॉपिक जो है वो कवर करते चलेंगे धीरे धीरे, और सारे टॉपिक को एक साथ कवर करते चलेंगे। और आगे वाले टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहना बिल्कुल, और ध्यान से आप पूरा वीडियोस देखें और अच्छे से नोट्स बनाते चलें। बहुत ही काम में आने वाले हैं आपके। आगे चल के आप देखेंगे जो पटवारी के नोटिफिकेशन आने वाला है, पटवारी का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस नोटिफिकेशन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आपका एग्जाम की तैयारी करने आगे चल के। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर करना ना भूलना और वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करते जाना और लोगों को जोड़ते जाना। थैंक यू।